क्या ये आयुर्वेद प्रेगनेंसी में भी कारगर है? क्या आयुर्वेद से प्रेगनेंसी संभव है? Yes, it is absolutely true. तो इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ने के कारण क्या है? तो वो श्लोक कुछ इस तरीके से है, मिथ्या आचारेण ता स्त्रीणाम प्रदुष्टेन आर्तवेन च। ये दो रीजन सबसे बड़े हैं जो कि इनफर्टिलिटी या फिर गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उनको कॉज कर सकते हैं। आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति जिसकी जननी भारत को कहा जाता है, एक ऐसी पद्धति जो हर तरीके की बीमारी में कारगर है और जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन क्या ये आयुर्वेद प्रेगनेंसी में भी कारगर है? क्या ये आपकी इच्छाएं, जो माता पिता बनने की इच्छा है, उसे पूरा कर सकता है? क्या आपकी दिक्कतों को ये जड़ से खत्म कर सकता है? यही आज का सवाल होगा। क्या आयुर्वेद से प्रेगनेंसी संभव है? और आईवीएफ का अल्टरनेटिव क्या है? इसके बारे में आज हम जानते हैं। नेशनल खबर की पूरी टीम जो है अभी पथ्यम आयुर्वेदा में मौजूद है और मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर श्वेता कौशिक। मैम, आपको बहुत स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। एंड फिर से मिलकर मुझे एक चीज़ लग रही है कि आज फिर कुछ नया जो है हमारे व्यूअर्स को मिलने वाला है। आपसे पहले बहुत सारी चीज़ों पे बात हो चुकी है, वेदास पे बात हो चुकी है, प्रेगनेंसी को लेकर पहले भी इनफर्टिलिटी को लेकर बात हुई है। लेकिन आज का ये खास प्रोग्राम हमारा यही है कि आयुर्वेद से क्या कंसीविंग पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके बारे में कुछ आप बताइए। जी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जितनी भी नॉलेज है ट्रू रह के, ट्रांसपेरेंट रह के मेरे सभी व्यूअर्स को दे पाऊँ। मेरी लास्ट की वीडियोस में भी मैंने कंसेप्शन, इनफर्टिलिटी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, इन सब के बारे में बात करी थी और जिसका रिस्पांस भी कहीं ना कहीं हमारे सेंटर को और मुझे मिला। हमें और भी केसेस हमारे पास आए हैं जो कि आईवीएफ से परेशान थे। तो जैसा आपने सवाल करा कि आयुर्वेद कारगर है इनफर्टिलिटी जैसे ट्रीटमेंट्स में, तो येस, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। और बहुत से केसेस जो कि आयुर्वेद के द्वारा हम लोग ठीक करते हैं। आयुर्वेद में बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद है, ऐसी हर्बल मेडिसिन्स मौजूद है, हर्बो मिनरल मेडिसिन्स मौजूद है जो कि इनफर्टिलिटी जैसी बड़ी प्रॉब्लम पे काम करती है। आयुर्वेद में पंचकर्म एक ब्रांच है जिसमें हम कहीं ना कहीं सर्जिकल तौर से काम करते हैं। फीमेल में वजाइनल रूट के थ्रू मेडिसिन पहुंचाने का एक तरीका है, प्रोसीजर है, जिसे उत्तरवस्ती बोलते हैं। इसके अलावा योनि प्रक्षालन, योनि पीचू, ऐसे भी छोटे प्रोसीजर्स हैं जिनके कहीं ना कहीं रिजल्ट्स और जो एफिशिएंसी है वो बहुत हाई है। तो ये सभी प्रोसीजर्स के थ्रू, ओरल मेडिसिन के थ्रू, साथ में हम लोग ट्राई करते हैं कि हम स्पिरिचुअल वे में जितना पेशेंट को पॉजिटिव रखें और उनको उसकी तरफ इंक्लाइंड करें, तो हमें कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा देखने को मिला है। हाँ जी। अच्छा, तो अभी तक तो फिलहाल ये बात हुई कि हाँ ये पॉसिबल तो है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आती है कि कारण क्या है। आज हर चीज़, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ने के कारण क्या है? आयुर्वेद में थर्ड ईयर में जब हम आते हैं तो एक पूरा सब्जेक्ट है प्रसूति और स्त्री रोग का, जो कि गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिशियन इससे रिलेटेड है, जिसमें हमें पूरा एक साल स्त्री के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनके सिस्टम्स, उनकी फंक्शनिंग, उसमें क्या पैथोलॉजी है, अलग अलग बीमारियां, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। जिसमें सबसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट श्लोक आता है जिसमें मिथ्या आचारेण करके एक श्लोक है, जिसमें योनि दोष के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से पेल्विक रीजन के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ के दोष इम्बैलेंस होते हैं और अलग अलग डिजीज मैनिफेस्ट होती हैं। तो वो श्लोक कुछ इस तरीके से है, मिथ्या आचारेण ता स्त्रीणाम प्रदुष्टेन आर्तवेन च। इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स है, जिसमें सबसे पहला ही मिथ्या आचरण, यानी कि मिथ्या आहार और विहार, फॉल्टी फूड हैबिट्स और फॉल्टी लाइफस्टाइल, ये दो मेन रीजन, सबसे पहले रीजन श्लोक में, हमारे ग्रंथों में हमारे आचार्यों ने उस टाइम पे ही बता दिए थे कि ये दो रीजन सबसे बड़े हैं जो कि इनफर्टिलिटी या फिर गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उनको कॉज कर सकते हैं। और यही हम आज के टाइम पे देख भी रहे हैं कि हार्मोनल डिसबैलेंस, वेट का अचानक से बढ़ना, स्लीप साइकिल का रेगुलेट ना होना,
इस तरीके की कंडीशंस जो हैं क्या करती हैं आगे चल के, या तो फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज कर रही हैं, या फिर एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, पीसीओएस हो रहा है, इनफर्टिलिटी में या तो एग प्रॉपर नहीं फॉर्म हो रहे हैं, या फिर ओवेरियन रिजर्व जो है वो कम हो रहा है। तो ये सभी फैक्टर्स कहीं ना कहीं मिथ्या आचरण की वजह से सबसे कॉमन तौर पे देखने को मिलते हैं, जो कि आयुर्वेद ने इतने 5000 सालों पहले ही बता दिया था। बिल्कुल। तो एक चीज़ आपसे मैंने पिछली बार भी जो कारण पूछा था इसका, तो आपने बताया था कि लेट मैरिजेस, और क्योंकि लड़कियों की उम्र जो है अब बढ़ती जाती है, हाँ, क्योंकि शादी भी लेट हो रही है, तो क्या 30s के बाद या 35 के बाद कंसीविंग हो सकती है? येस, इट इज़ पॉसिबल कि आफ्टर 30 और 35 कंसेप्शन नेचुरली हो पाए, लेकिन अगेन उसमें ये प्रोसेस जो है वो बहुत टीडियस है। इसमें हमें कहीं ना कहीं पेशेंट का भी 100% एक रिलीजियसनेस चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से चीज़ें फॉलो कर पाएँ, जिस तरीके से उनको लाइफस्टाइल बताया जाए वो फॉलो कर पाएँ, जो आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से एक पंचकर्मा स्पेशलिस्ट कर पाए। तो ये सभी फैक्टर्स अगर साथ साथ चलेंगे तो फॉर श्योर पॉसिबल है कि नेचुरली कंसेप्शन हो, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि समय रहते अगर जो चीज़ हो जाए वो सबसे बेस्ट है। तो 30 से पहले अगर कंसेप्शन हो पाए तो उससे अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ तो यहाँ अब ट्रीटमेंट के बारे में आ जाते हैं कि अब एक तो है कि हम एलोपैथ में चले जाएं, फिर आता है कि हम आईवीएफ के केसेस भी देख रहे हैं, और जैसा पिछली बार भी हुआ था कि हर साल ये संख्या बढ़ रही है। तो क्या इसका ट्रीटमेंट, क्या सबसे बेहतर ट्रीटमेंट क्या है आयुर्वेद में? हाँ जी, तो अगर ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ आयुर्वेद में, मैंने अभी भी बताया कि पंचकर्मा का एक पार्ट है जिसे उत्तर बस्ती बोलते हैं, जिसमें उत्तर यानी कि वजाइनल रूट के थ्रू मेडिसिन दी जाती है। तो इसमें एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें प्रॉपर स्टरलाइजेशन और प्रिकॉशंस, इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही करी तो फीमेल को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे पैरामीटर्स एक बार चेक करने के बाद पेशेंट की एज, उनके ट्यूबल फैक्टर्स इन्वॉल्व है, ओवेरियन फैक्टर्स इन्वॉल्व है, या फिर एंडोमेट्रियल फैक्टर इन्वॉल्व है, ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद एक प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करा जाता है, जिसमें उत्तर बस्ती तो टॉप मोस्ट हमारा प्रोसीजर रहता ही है, लेकिन उसमें मोड हम मेडिसिन क्या यूज़ कर रहे हैं, सारा जो काम है वो उस पर निर्भर करता है कि हम उसमें किस तरीके की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। तेल है, घी है, काढ़ा है, तो इस तरीके के अलग अलग मेडिसिन यूज़ होते हैं, जिसमें उत्तर बस्ती बेस्ट प्रोसीजर अगर मैं बोलूँ आयुर्वेद में, जो कि आईवीएफ जैसे प्रोसीजर को टक्कर दे सकती है, तो वो उत्तर बस्ती है। चाहे आईवीएफ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे कोई भी अलग अलग पैथी हो, प्रेगनेंसी के लिए एग काउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस चीज़ के बारे में जानकारी आपसे मैं ले चुकी हूँ। लेकिन आपने ये भी बताया था कि पुअर एग काउंट भी एक चीज़ होती है, तो इसके क्या साइंस होते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमारे जो एग काउंट्स हैं वो काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी ख़राब होती जा रही है? ये जो कारण है कि आपका या तो ओवेरियन रिजर्व कम है, या फिर आपका एग काउंट कम है, या फिर एक क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसके सिम्टम्स या साइंस बॉडी में ऐसे नज़र नहीं आते जैसे बॉडी में अगर किसी बैक्टीरिया का एंट्रेंस हो तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कि आपको फीवर होगा या आपको फ्लू जैसे सिम्टम्स आएंगे। तो इसमें जो सिम्टम्स रहते हैं बहुत कंसील्ड फॉर्म में होते हैं, या तो पेशेंट उतनी कह सकते हैं कि केयरफुल हो चीज़ों को लेके कि उसे पता हो कि उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, उनके पीरियड्स एकदम से चेंज हो जाएंगे, जैसे कभी उनको 3 या 4 डेज का फ्लो रहता था तो अब वो 2 या 1 डे तक लिमिटेड रहेगा। रेपिटेड अबॉर्शंस देखने को मिलते हैं कि वो कंसीव तो कर लेते हैं लेकिन उनके जो है मिसकैरेजेस जो है पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे रेपिटिव ये कंप्लेन आ रही है। तो इस तरीके के सिम्टम, या फिर जो ब्लीडिंग है उनकी जिस तरीके से होनी चाहिए अबाउट 40 to 80 ml के बीच में, वो ना होके उससे कम है या उससे ज़्यादा है, तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स है जो कि पुअर एग क्वालिटी डिनोट करते हैं। ओके, तो कोई ऐसा आयुर्वेद में तरीका है कि एग काउंट को बढ़ाया जा सके? एग काउंट कांट बी इंक्रीज, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है। हम जब पैदा होते हैं फीमेल्स तो उस टाइम पे ही एक काउंट हमें दे दिया जाता है, एक असाइन कर दिया जाता है, जो कि विद एज, विद लाइफस्टाइल,
डिटीरियोरेट होता रहता है और कम भी होता रहता है, तो हम उस काउंट को नहीं बढ़ा सकते। हाँ, लेकिन हम जो एग क्वालिटी है, जो डोमिनेंट फॉलिकल साइज ज़रूरी है एक कंसेप्शन के लिए, उस पे हम काम कर सकते हैं और उस साइज को हम वहाँ तक लेके आ सकते हैं जो कि कंसेप्शन में ज़रूरी है। एग साइज को बढ़ाया जा सकता है। हाँ, एग क्वालिटी इंप्रूव करी जा सकती है, एक साइज बढ़ाया जा सकता है। ओके। और एक चीज़ आती है कि फीमेल इनफर्टिलिटी की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन फीमेल फर्टिलिटी को कैसे बूस्ट अप किया जाए? फीमेल फर्टिलिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है और आजकल मैं देख रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे ट्रेंड बना हुआ है। न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, जिम ट्रेनर्स ये अपने मन मर्जी के फॉर्मुलेशंस फीमेल्स को, मेल्स को बताते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को ख़राब ही कर रहे हैं। एक आयुर्वेद के हिसाब से एक फीमेल या एक मेल इंडिविजुअल बहुत स्पेशल होता है, उनका बॉडी टाइप बहुत अलग होता है, उनकी प्रकृति, उनके शरीर में दोष कौन से डोमिनेंट है, धातु कौन सी अच्छी बन रही है, कौन सी पुअर बन रही है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी एज कैसी है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है डिटरमिन करते हैं कि आप एक हेल्दी कंसेप्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनकी फर्टिलिटी रेट कितना अच्छा है या ख़राब है। तो आप रैंडमली कुछ भी गूगल से देख के या इंस्टाग्राम से देख के फॉलो मत करें। जैसे मैं देखती हूँ मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि वो ऑलरेडी शतावरी ले रहे होते हैं, अश्वगंधा ले रहे होते हैं, दशमूलारिष्ट, अशोकारिष्ट, ये सारी मेडिसिन हैं। आप इस चीज़ को समझें, आप रैंडमली पैरासीटामॉल नहीं गल्प करते हैं, राइट? लेकिन आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ ये हो रखा है कि ये तो हर्बल है, इनका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसको कोई भी ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी डोज कितनी शरीर में जानी चाहिए, उसको किस टाइम पे आपको लेना है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना खाने के दौरान। तो ये सारे फैक्टर्स जो है एक आयुर्वेदा डॉक्टर या एक पंचकर्मा स्पेशलिस्ट ही आपको बता सकता है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सिंपल लाइफस्टाइल है कि आपको वर्कआउट करते रहना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी होती रहनी चाहिए। आप 10 to 6 की स्लीप ज़रूर लें, 10 PM to 6 AM की स्लीप। आप अच्छा खाना खाएं, सात्विक खाएं, रिफाइंड कार्ब्स, शुगर, जो बहुत ज़्यादा तला भुना बाहर का खाना होता है, या घर के भी पराठे, पूरी, इनका सेवन थोड़ा कम रखें। जैसे जितनी डाइट आप क्लीन रखेंगे उतनी ही आपकी फर्टिलिटी नेचुरली अच्छी होगी। आप फ्रूट्स लें, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें, आप सैलेड लें, जूसेस पे ना जाके आप फ्रूट एज अ होल इनका सेवन करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी फर्टिलिटी नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। बट आई वोंट अलाउ यू कि आप ड्रग्स पे जाएं, क्योंकि ड्रग्स बहुत स्पेसिफिक होती है। ये काम एक डॉक्टर का है, तो आप उन पर ही रहने दीजिए, आप खुद से डॉक्टर ना बने। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी गाइडलाइन भी लोगों के लिए है कि जो चीज़ें बताई गई हैं उन्हें प्लीज़ फॉलो कीजिए। जो अगर आप ऐसी कुछ भी चीज़ें सुन के अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे मत कीजिए। अच्छा, ये तो बात हुई गाइडलाइंस की और लाइफस्टाइल की बात हो गई। अब आते हैं कि हमारे पास IVF के केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका कोई और विकल्प है आयुर्वेद में या नहीं है? बात क्या है कि प्रमोशन कितना हो रहा है, ये एडवर्टीजमेंट कितना है। कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक टेक्निक्स, प्रोसीजर्स अभी भी कंसील्ड हैं। अभी भी अगर मैं बात करूँ तो पूरे दिल्ली में शायद हमारा सेंटर मिला के 1-2 सेंटर्स और होंगे जो कि इनफर्टिलिटी पे काम कर रहे हैं, उत्तर बस्ती जैसे सर्जिकल प्रोसीजर्स कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से IVF को लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं है कि आयुर्वेद भी काम कर सकता है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को ओपन कर सकता है, एंडोमेट्रियोसिस जैसी इतनी पेनफुल कंडीशन उसको ठीक कर सकता है, PCOS जिसमें ओवेरियन वॉल्यूम 20-25 ml तक पहुंच गया होता है उसको कम कर सकता है, जो पुअर AMH है या पुअर ओवेरियन रिजर्व है उस पे काम कर सकता है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस एक बड़ा रीज़न है जिस वजह से लोगों को पता नहीं है। IVF के अलावा भी आयुर्वेद सक्षम है, आयुर्वेद के पंचकर्म प्रोसीजर्स, हर्बल मेडिसिन सक्षम हैं नेचुरली कंसीव कराने के लिए। बिल्कुल। आपने फेलोपियन ट्यूब के बारे में बात की, तो फेलोपियन ट्यूब को क्या बिना सर्जरी के नेचुरली ओपन कर पाना संभव है? नेचुरली इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब बहुत पतली एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर और रेडियस जो है वो आप सर्जिकली ही ओपन कर सकते हो, या फिर आयुर्वेदिक तरीके से जिसमें उत्तर बस्ती मैंने आपको बताया उसके थ्रू पॉसिबल है कि हम फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को ओपन कर पाएँ, चाहे वो यूनिलेटरल हो यानी कि एक साइड की हो या फिर दोनों
साइड की हो। ओके, तो ये एक मतलब कुछ लोग कह देते हैं कि नेचुरली ओपन हो सकता है, इस इट तरीके इज़ की जस्ट चीजें। नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। या तो आप आयुर्वेदिक के उत्तर बस्ती से ठीक कर सकते हो या फिर आपको सर्जिकली लैप्रोस्कोपिक जो प्रोसीजर है वो करवाना ही पड़ेगा। ओके, और आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा कि ये तो बात हुई आयुर्वेद की, बात हुई आईवीएफ की, बात हुई दूसरी बात होगी, लेकिन कुछ लोग होम रेमेडीज़ अपनाने की कोशिश करते हैं, घी खा लो, ये खाओ, सौंठ के लड्डू और समथिंग समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैंने भी सुना हुआ है। तो क्या ये सारी चीज़ें कारगर हैं? अगर हम अपने लाइफस्टाइल में प्रेगनेंसी के लिए कोई भी महिला अपनाए तो क्या कारगर होगा ये तभी कारगर है अगर आपकी बॉडी हेल्दी ऑलरेडी है। अगर आप एक डिजीज से गुजर रहे हैं, अगर आपके बॉडी में दोषों का इम्बैलेंस है और आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं एक डिजीज को, तो उस टाइम पे ये होम रेमेडीज काम नहीं करती। एंड एवरी पैथी हैज़ इट्स लिमिटेशन, सेम इज विद होम रेमेडीज। तो आप आंख बंद करके अगर होम रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो वो भी बॉडी में कहीं ना कहीं जाके आपको नुकसान ही करेगी। एक टाइम तक, एक लिमिट तक वो आपको फायदा देगी, उसके बाद शायद वो भी अपना काम करना बंद कर देगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप होम रेमेडीज भी आंख बंद करके फॉलो ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फीमेल है, उसने देखा कि आजकल तो सारे ही इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज हैं, वो कॉफी में घी डाल के पी रहे हैं, घी का सेवन कर रहे हैं, राइट? या फिर सुबह सुबह खाली पेट घी का सेवन कर रहे हैं बर्न करने के लिए। हाँ जी, अगर उनकी ऑलरेडी लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, अगर उनकी लिवर हेल्थ प्रॉपर नहीं है, अगर वो ओबीज हैं, तो ये सभी कंडीशन, अगर आप घी का सेवन कर रहे हैं, ऑल्दो घी एक हेल्दी चीज़ है, लेकिन बॉडी में जाके वो खराब ही करेगी आपको, क्योंकि आपका लिवर उतना स्ट्रांग नहीं है कि उसका मेटाबोलाइज कर पाए। तो ये सब चीज़ें रैंडमली आप ना फॉलो करें। आप अगर चाहते हैं, क्योंकि कंसेप्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, और आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप नेचुरली नहीं कंसीव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इज देयर, सो यू नीड टू रेक्टिफाई दैट, जिसके लिए एक गाइडेंस में रह के एक डॉक्टर की मदद से ही आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। आप खुद के डॉक्टर ना बने, और इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि आपकी बॉडी सामने वाले की तरह नहीं है। योर बॉडी इज़ डिफरेंट इन इट्स ओन वे, और आपको कुछ भी रैंडमली फॉलो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता, थैंक यू। यू वेलकम। तो इसमें, इस पूरे साक्षात्कार में एक मैसेज भी आपके लिए छुपा हुआ है कि प्लीज़, जो आप इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, इंटरनेट पर चीज़ें देख रहे हैं और उनको देखकर आप ये सोच रहे हैं कि नेचुरली कंसीव हो जाएगा, तो प्लीज़ 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 नेचुरल खबर की तरफ से मैं खुद आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सारी चीज़ें फॉलो मत कीजिए। हो सकता है कि उसका दुष्प्रभाव ही आपके शरीर पर पड़े और आप फिर मजबूर हो जाएं आईवीएफ जैसी चीज़ों के लिए जाने के लिए। और ऐसे ही तमाम एक्सपर्ट्स हम आपके सामने लाते रहते हैं। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लगते हैं, प्लीज़ ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो भी इस साक्षात्कार के दौरान आपके मन में सवाल हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूं ही बने रहिए।